हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.53 जिसमें वो कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए वी नॉट वोल्टेजेस को यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक। तो सबसे पहले हमें नोड आइडेंटिफाई करना होता है नोडल एनालिसिस टेक्निक में, और ये केसीएल से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है जी। तो नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच हो वो कहलाता है बाइनरी नोड, जिसे हमने कंसिडर नहीं करना होता बिकॉज़ वो हमारा क्वेश्चन लंबा कर देता होता है। तो हम कंसिडर करते हैं हायर नोड और सरफेस नोड्स को। हायर नोड वो पॉइंट है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती हैं, और इनसे ज़्यादा वायर्स जहाँ पे अटैच होती हैं वो कहलाते हैं सरफेस नोड, ठीक है। तो देखें सबसे पहले नंबर पे मेरे पास ये एक हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, एक दो करंट सोर्सेज़ हैं और एक रेजिस्टर है। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। उसके बाद ये मेरे पास एक सरफेस नोड है जहाँ पे 4 चीज़ों की वायर अटैच है, 3 रेजिस्टर, एक वोल्टेज सोर्स की। तो यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास एक नोड है, हायर नोड, जहाँ पे 2 रेजिस्टर, एक करंट सोर्स की वायर अटैच है, V3 के नाम से वोल्टेज ले लिए। एक ये वो नोड है, 2 रेजिस्टर, एक करंट सोर्स, तो यहाँ पे V4 के नाम से वोल्टेज ले लेते हैं। और उसके बाद ये नीचे एक मेरे पास नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, 2 रेजिस्टर्स की, एक वोल्टेज सोर्स की। तो इसको हमें करना पड़ेगा ग्राउंड, बिकॉज़ एक नोड को ग्राउंड करना ज़रूरी होता है एक सर्किट के अंदर, बिकॉज़ अगर एक नोड ग्राउंड नहीं होगा तो हमारी करंट फ्लो नहीं कर पाएगी, ठीक है जी। करंट के फ्लो के लिए ग्राउंड नोड होना ज़रूरी होता है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, सबसे पहले नंबर पे हम अपनी आउटपुट के पहले एक काम करेंगे, क्योंकि सर्किट के अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है। जो डायमंड शेप में सोर्सेज होते हैं ना, वो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। ये करंट डिपेंडेंट सोर्सेज है जो कि देखें आई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स। ये आई एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे आई एक्स की पहले इक्वेशन लिखनी होगी, क्योंकि ये हमारे पास रूल है शुरू से। जब डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो फिर जिस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा होता है उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो ये आई एक्स देखें इस वायर में फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे देखें ये जो आई एक्स करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग V2 के नोड में से लीव करते हैं, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। ये आपको पता है, मेरा असूल है शुरू से। तो V2 माइनस आ गया, आगे करंट ये यहाँ से लीव करती हुई जाके V4 में एंटर हुई, तो ये आ गया V2 माइनस V4 डिवाइडेड बाय जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया आई एक्स का, ठीक है जी। ये आपने काम डन कर दिया। अब बारी आती है हमारी आउटपुट की। हमने वी नॉट मालूम करना है जो कि इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है। तो हम जानते हैं कि हमें आउटपुट कैसे हासिल होगी, वी नॉट इज इक्वल टू, ज़रा गौर कीजिएगा, वी नॉट जो वोल्टेज है वो दो नोड्स के सेंटर में एक ऐसे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहे हैं जो कंपोनेंट सिर्फ दो नोड्स के सेंटर में सिर्फ एक कंपोनेंट लगा हुआ है। एक V4 का नोड है, एक ग्राउंड नोड है। तो लिहाजा इसकी इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है जैसे मैं आपको लिख के बताने लगा हूँ। वी नॉट का बच्चों जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा जिस नोड की तरफ, वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे। और ये इसकी इक्वेशन होगी इज इक्वल टू, इसकी अपना नाम आ जाएगा जो कि मैंने पहले लिख रखा था। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये चीज़ साबित होगी, वी नॉट V4 के इक्वल है, हमें V4 की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन है, ओवरऑल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बच्चों जब दो नोड्स के सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है ना, तो वहाँ पे सुपर नोड का कंसेप्ट लगना होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि उन दो नोड्स में से किसी एक नोड के वोल्टेजेस की वैल्यू हमें पता हो, तो वहाँ पे सुपर नोड का कंसेप्ट नहीं लगता, वहाँ पे नोड की वो वैल्यू मालूम हो जाती है। देखें ज़रा, ये दो नोड्स हैं जिनके सेंटर में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है एक वायर के अंदर, तो यहाँ पे सुपर नोड लगता है। लेकिन हमें इसमें से एक की वैल्यू पता है जो कि 0 है, तो डेट्स वाई यहाँ पे सुपर नोड की बजाय दूसरे नोड की वैल्यू पता चल जाएगी। जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस माइनस में, और जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू। तो यहाँ से आपको देखें V2 की क्या वैल्यू मिल रही है, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू -12 वोल्ट, ठीक है जी। अब ये आपको ये भी चीज़ बताता चलूँ, जिस नोड के वोल्टेज आपको मालूम हो जाते हैं ना उसके ऊपर कभी KCL नहीं लगाया जाता। जिस नोड के वोल्टेज आपको नहीं पता होते उनके ऊपर KCL लगते हैं। तो आपने सबसे पहले नंबर पे हम KCL लगाते हैं अपने नोड 1 पे, आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 1, ठीक है जी। तो बच्चों KCL क्या कहता है, KCL कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी जितना करंट एक नोड के अंदर एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो इज इक्वल टू कि बच्चों एक साइड पे लिविंग करंट्स एक साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखते हैं, मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ, ठीक है जी। अब देखें ये मेरा नोड है, इसके घेरे में टोटल 3 वायर्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो देखो सबसे पहले मैं इस वायर की करंट देखूँ तो ये करंट सोर्स है। जिस वायर में करंट सोर्स लगा होना तो उसकी करंट वैसे ही पता चल रही होती है। तो देखो ये जो करंट सोर्स है ये एक लिविंग करंट है, इसकी डायरेक्शन के मुताबिक ही इसमें से लीव कर रही है करंट इस नोड में से। तो लिविंग करंट इस साइड पे लिखनी है, तो डेट्स वाई मैंने इस साइड पे लिख दिया 2ix, ठीक है जी। उसके बाद देखें
इस साइड वाली वायर देखूं तो ये भी एक लिविंग करंट है 2 मिली, इसमें से बाहर जा रही है, तो ये भी इसी साइड पे लिखी जाएगी। उसके बाद ये जो लास्ट वाली वायर बचती है इसकी मुझे करंट का पता ही कोई नहीं है, यानी इसमें करंट सोर्स लगा ही नहीं हुआ। तो जिस वायर के अंदर करंट सोर्स नहीं ना लगा होता, रजिस्टर लगा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, लिविंग करंट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, लिविंग करंट फार्मूला एक ही दफ़ा बताऊँगा, आप देख लें कैसे लगता है, बाद में आपको बार बार उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगा जैसे अभी करने लगा हूँ। बच्चों लिविंग करंट फार्मूला इस तरह से लगता है, जिस नोड के ऊपर आप केसीएल लगा रहे हो उस नोड में से हम एक करंट को लीव करवाते हैं, तो जिस नोड में से आप करंट को लीव करवाते हो उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। तो मैंने V1 में से करंट को लीव करवाया इस वायर में, तो उसी वक्त उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख दिया। यहाँ से करंट लीव करती हुई V2 में एंटर हुई और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में, तो ये आपका हो गया लिविंग करंट फार्मूला। ठीक है जी। नोड टू नोड करंट ने मूव करना होता है लीव करके, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स थी सारी लिविंग थी, करंट्स कोई एंटरिंग है ही नहीं थी। अब देखो बच्चों, इसका जो एलसीएम बन रहा है इस इक्वेशन का वो 1k है। 1k से पूरी इक्वेशन को ज़रब देते हैं ताकि ये बटा खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखो 1k ज़रब हुआ तो ये आ जाएगा 2k इंटू आई एक्स की हम ये इक्वेशन पुट कर देते हैं जो कि है V2 माइनस V4 डिवाइडेड बाय 1k। ठीक है जी। उसके बाद ये 2 मिली के साथ जब 1k ज़रब होगा तो ये सिंपल 2 रह जाएगा, क्योंकि किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा दूसरी जानिब। या अभी हम इधर ही रहने देते हैं क्योंकि अभी शायद ये कुछ करना पड़े इसके साथ। यहाँ पे इसके साथ जब 1k ज़रब हुआ पूरे का पूरा कट जाएगा और ऊपर वाले नंबर एज इट एज आ जाएंगे। अब देखें ये किलो इसके साथ कैंसिल, ये बन रहा है 2v2 और ये बन रहा है -v2। 2v2 -v2 बच्चों कितना रह जाएगा, v2, और v2 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, -12 है, तो हम पुट कर देंगे। देखें ना, 2v2 में से एक v2 माइनस हुआ तो पीछे रह गया एक v2, तो v2 की हमने वैल्यू पुट कर दी -12। ठीक है जी। उसके बाद अब v4 की बारी आती है, -v4 से ज़रब होगा 2 तो ये आ जाएगा -2v4, और इसमें ये +2 रह गया और ये +v1 और V2 ये हमने डन कर दिया इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अभी इतनी सिंप्लीफाई हुई है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं तो पहले नंबर पे V1 का कंपोनेंट लिखूंगा और V3 का भी वेरिएबल मौजूद है लेकिन इसमें नहीं आया इस इक्वेशन में, तो लिहाजा इसमें हम ना बच्चों उसको मेंशन ज़रूर करेंगे, +0 V3, यानी इसमें V3 का कंपोनेंट 0 है, हमने ये मेंशन किया। ठीक है जी, ये लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद -2 V4 एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लिखा है, पहले 1 फिर 3 फिर 4। ठीक है। ये देखो -12 में +2 किया, -10 रह गया, -10 दूसरी जानिब जाके +10 हो गया और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप इक्वेशन 2 कैसे हासिल करोगे, अपने नोड 3 के ऊपर केसीएल लगाओगे। अब आपने लिखना अप्लाई केसीएल एट नोड 3, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिख सकता, ऐसे मेरा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब केसीएल लगने लगा इस नोड के ऊपर, तो इसके घेरे में टोटल 3 वायर्स हैं, इसके घेरे में भी। तो पहले मैं देखो बच्चों, ये इज़ इक्वल टू मैंने सेंटर में लिख दिया है। पहले ये मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ, ये जो ये वाली है, तो यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूले लगाना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टर वाली वायर है। तो यहाँ से मैं एक करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V3 माइनस, आगे ये जाके V2 में एंटर करेगी तो V3 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। उसके बाद ये नीचे वाली वायर की लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी वही चक्कर है, लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से करंट को लीव करवाऊंगा, उसी वक्त V3 माइनस जाके 0 में एंटर हुई और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। और लास्ट में ये बच्चों एक हमारे पास देखें एंटरिंग करंट है, इस नोड के अंदर एंटर कर रही है और मैंने आपको बताया था एंटरिंग करंट हमेशा इस साइड पे लिखते हैं जो कि है 2Ix। अब इसका एलसीएम भी आपके सामने 1k है, 1k से ज़रब देंगे पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे आ जाएगा V3 माइनस V2, यहाँ पे V3 आ जाएगा इज इक्वल टू में आ जाएगा 2 के साथ जब 1k ज़रब होगा 2k बन जाएगा और Ix की जगह उसकी इक्वेशन पुट कर दी जाएगी। ठीक हो गया जी। अब ये देखें किलो किलो से कैंसिल और 2 अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है। अब ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, ये जो V4 है ना, इसको उठा के हमने ले आना इस साइड पे। हमारे पास इसमें V1 का कंपोनेंट मौजूद नहीं है ना इस इक्वेशन में, तो हम उसके लिए लिख देते हैं 0V1। ठीक हो गया। उसके बाद V3 का कंपोनेंट लिखते होते हैं हम इक्वेशन की जैसे तरतीब चल रही है, तो V3 का देखें क्या बनता है 2V3, तो ये आ गया 2V3। उसके बाद V4 का कंपोनेंट लिखा जाता है, तो V4 का क्या बन रहा है इस दफ़ा -2V4, इधर आके हो गया +2V4। ठीक है जी। अब V2 के आपने जो V2 है ना इसमें, उसमें वैल्यू पुट करके आपने लिखना है। पहले देखें, ये देखें -V2 है, उधर है 2V2, तो ये -V2 उधर जाके हो जाएगा +V2, तो 2V2 में जब +V2 होगा बन जाएगा 3V2, तो 3 इंटू V2 की वैल्यू अगर पुट करें तो 3V2 इज इक्वल टू 3 इंटू V2 की वैल्यू जो कि -12 है, तो ये क्या आ जाएगा -36, तो ये आपके पास आ गया -36। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
मैं इसलिए ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे आप भी कर सकते हो, एक आधा स्टेप छोड़ के ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने किया। अब बात आती है यार चौथे नोड पे, नोड 4 विच इज़ V4। इसके ऊपर KCL लगाएंगे। तो देखें इस नोड के घेरे में टोटल 3 वायर्स हैं, यहाँ पे भी KCL लगने लगा है। सबसे पहले हम इस वायर की करंट लिखते हैं, ठीक है जी। तो लिविंग करंट फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। अब आपको शक्ल भी दिखानी है और यहाँ पे करंट्स भी लिखनी है। पहले बच्चों मैं इस वायर की करंट लिखने लगा हूँ, तो यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला लगेगा। यहाँ से करंट को लीव करवाया उसी वक्त लिख दूंगा V4 माइनस, जाके V2 में एंटर हुई V4 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई V4 माइनस V2 रेजिस्टेंस रास्ते में आई है जी 1K। उसके बाद आगे प्लस, फिर बारी आती है ये नीचे वाली वायर की। तो यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला V4 माइनस, जाके 0 में एंटर हुई V4 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 1K। और लास्ट में ये ऊपर वाली वायर बचती है जो कि देखें कि एंटरिंग करंट है, एंटर कर रही है इस नोड के अंदर। तो एंटरिंग करंट मैंने आपको बताया राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसका एलसीएम भी देखें 1K आ रहा है। 1K से पूरी इक्वेशन को ज़रब देते हैं तो क्या बनेगा देखें। मेरे ख्याल में तो बच्चों इक्वेशंस का इतना लंबा चौड़ा चक्कर ही नहीं चलेगा, हमें शायद मैट्रिक्स फॉर्म में ना लिखना पड़े जितना मुझे यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है। देखें ज़रा 1K से ज़रब दिया, ये आ गया V4 माइनस V2। ये भी सिंपल V4 आ गया। यहाँ पे 1K ज़रब हुआ तो ये 2 रह गया क्योंकि किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखें ये बन रहा है 2V4 और V2 उधर जाके हो गया प्लस V2 और V2 इधर आके प्लस V2 जब हुआ तो देखें V4 के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 और प्लस V2 की क्या वैल्यू है आपके पास -12। तो -12 यहाँ पे पुट हुआ और बटे में है 2। तो ये देखें वैल्यू मिल रही है हमें V4 की जो कि क्या बन रही है देखें 2 -12 -10 को 2 से डिवाइड किया तो -5 आ गया। -5 वोल्ट आपके पास V4 की वैल्यू और V4 की ही वैल्यू आपको चाहिए थी। तो ये आपके पास आंसर आ गया -5 वोल्ट। V0 की वैल्यू है जी -5 वोल्ट। ये इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी नहीं पड़ी, मतलब कि इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको V4 वैसे ही मिल गया जब आप नोड 4 के ऊपर पहुँचे हो। तो लिहाजा आपका काम ऐसे ही हो गया। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।